हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाम सुन के हमें डर लगता है, इतना बड़ा चैप्टर है, क्या है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा है, वेटेज भी ज्यादा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चैप्टर मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझेंगे। उसमें ही मैंने एनसीईआरटी अनॉट भी कर रखी है। हर लाइन के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कहाँ से सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो चैप्टर के साथ साथ में आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करनी है, कहाँ से पीवाईक्यूज आए हैं। तो अपनी एनसीईआरटी मेरे साथ में लेकर बैठ जाओ। चाहो तो हाईलाइटर एंड पेन भी अपने साथ में रख सकते हैं ताकि आप साथ में मार्क करते जाएं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आखिर इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है हमारे पास में, ठीक है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? बायोमॉलिक्यूल्स आपने 11 में पढ़े होंगे, है ना। प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास में, न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसके अंदर में डीएनए आरएनए वगैरह होता है। तो इनमें से कौन से मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आप हमारे पास में सबसे पहली लाइन पे से ही 2011 में 19 में सीबीएसई एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है एंड नीट 2016 में भी क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछा था कि न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर्स होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर्स होते हैं? दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर्स है? न्यूक्लियोटाइड्स के। अब हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड दो थे, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। तो याद रखना है न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूक्लिक एसिड के कौन से दो टाइप्स है? पहला है डीएनए, सेकेंड है आरएनए। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है कुछ वायरसेस के अंदर में, जो रेट्रोवायरस वगैरह हम कहेंगे, हम आगे पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, जहां पे ये फंक्शन करता है मोस्टली एज मैसेंजर। अब आरएनए के एडिशनल रोल्स भी होते हैं हमारे पास में। आरएनए के क्या क्या एडिशनल रोल्स हैं? आरएनए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा, हम पढ़ेंगे आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए मैसेंजर का काम करेगा, टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करेगा। आरएनए का और काम क्या है? स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है हमारे पास में, एज वेल एज इसका कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी है। आरएनए एक्ट एज एंजाइम्स, इनको हम राइबोजाइम्स भी कहते हैं। तो ये सारी लाइंस भी याद रखने की। आरएनए का फंक्शन क्या क्या है? कुछ ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, इट फंक्शंस एज अ मैसेंजर, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, स्ट्रक्चरल रोल होता है इसका, एज वेल एज कैटालिटिक रोल होता है, ठीक है। कैटालिटिक रोल होता है, एंजाइम की तरह भी एक्ट करेगा। क्लास 11th में आपने ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, ठीक है, कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है किस तरीके से एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होके न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स बनाते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, किस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे हमारे पास में। अब इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या देखने वाले हो? आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे, रेप्लिकेशन का प्रोसेस देखेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि डीएनए से किस तरीके से डीएनए बनता है, डीएनए से कैसे आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब उसके अंदर में जेनेटिक कोड के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में कोडिंग सीक्वेंस, कोडोन्स क्या होते हैं, किस तरीके से तीन तीन का सीक्वेंस प्रोटीन को बनाएगा बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हुआ? आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस हुआ। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, सब चीज मैं आपको समझाऊंगी, तो डरो मत बड़ी बड़ी टर्म सुन के कि क्या बोले जा रही है ये मैम। बस एनसीईआरटी की लाइन समझते जाओ मेरे साथ साथ में। एंड एलिमेंट्री बेसिस क्या है इनकी रेगुलेशन का, जो आएगा लैकोपेरॉन वगैरह हम पढ़ेंगे। अब कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है ह्यूमन जीनोम का, लास्ट डेकेड के अंदर में डिटरमाइन कर दिया गया है। ह्यूमन जीनोम हमारे पास में प्रोजेक्ट था जिसके अंदर में जितने भी हमारे पास में ह्यूमन बींग्स है सबके जीनोम को सीक्वेंस कर दिया गया है, जो एक जमाने में पॉसिबल नहीं था, हमें नहीं पता था, बट अब हमारे पास में सारे जीनोम का जो सीक्वेंस अवेलेबल है।
इसकी वजह से क्या होगा, हम बीमारियों का इलाज वगैरह ढूंढ सकते हैं। नया एरा आ गया है हमारे पास में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग वगैरह, जो आप आगे अगर रिसर्च वगैरह में जाओगे तो आप ये सब चीज पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी बेसिक सबसे पहला हम देखते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसका पॉलीमर है, याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अगर दो ऑप्शन गिवन हो कि डीएनए किसका पॉलीमर है, राइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो किसका पॉलीमर होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए की लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन है, ऐसे 1 बाय 1 चेन में न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं। तो आप डीएनए की लेंथ कैसे बताओगे कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन है, उस बेसिस पे आप बताओगे। या फिर आप बेस पेयर के बेसिस पे बता सकते हो कि कितने बेस पेयर उसके अंदर प्रेजेंट है। बच्चों बेस पेयर क्या होता है कि एडेनिन जो होता है वो ज्वाइन होता है थाइमिन के साथ में, ग्वानिन ज्वाइन होगा अपने पास में साइटोसिन के साथ में, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो ये एक बेस पेयर होता है, तो बेस पेयर के नंबर से भी आप लेंथ बता सकते हो, हम इस पर सवाल भी देखेंगे। अब ये क्या है हमारे पास में, बैक्टीरियोफेज 5174 के अंदर में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा के अंदर में कितने हैं, 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। इकोलाई का थोड़ा सा याद रख लेना, अगर ऑप्शन आएगा तो बता सकते हो, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट कितना है बच्चों, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, याद रखना है। आपका हैप्लॉइड कंटेंट, हाफ कंटेंट कितना है, 3.3 इंटू 10⁻9। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर हैप्लॉइड कंटेंट इतना है तो डिप्लॉइड कंटेंट कितना होगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी कमेंट सेक्शन में। अब हमारे पास में आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाम से पता है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो होता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, दूसरा हमारे पास में है पेंटोज शुगर, एंड थर्ड है हमारे पास में फॉस्फेट ग्रुप। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये पेंटोज शुगर के साथ में मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो अपने को मिल जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये याद रखना है, ये आपके सीबीएसई के अंदर में सवाल आया था 2021 के अंदर में, एंड 2014 के अंदर में आपका प्री मेडिकल टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या है। न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा, जब नाइट्रोजिनस बेस के साथ में पेंटोज शुगर अटैच हो गया। पेंटोज का मतलब होता है बच्चों 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है, तो जब इसके साथ में नाइट्रोजिनस बेस के साथ में 5 कार्बन शुगर अटैच हुई तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो वो क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बन गई है उसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने को गिवन है कि पेंटोज शुगर 2 तरीके की हो सकती है, वो या तो हो सकती है राइबोज शुगर जो आरएनए की केस में होगी, या फिर वो हो सकती है डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए के केस में होगी, ठीक है। राइबोज शुगर के अंदर में क्या होता है, हमारे पास में जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वहां पे एक एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज के अंदर में हमारे पास में जो सेकेंड कार्बन होगा वहां पे ओएच ग्रुप क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। देन हमारे पास में जो नाइट्रोजिनस बेसिस है वो कितने तरीके के हैं, तो पहला है प्यूरीन्स, दूसरा है पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स है हमारे पास में एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन है साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बताती हूँ जो मैं आगे डिस्कस करने वाली थी, बट हम अभी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में गिवन है प्यूरीन्स, ठीक है। तो प्यूरीन्स कैसे हमारे पास में, एक तो 6 मेंबर्ड रिंग है प्यूरीन्स के अंदर में। पहली क्या है बच्चों, यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 कार्बन रिंग है। दूसरी यहाँ पे साथ में एक 5 मेंबर्ड रिंग भी आपको नजर आ रही है। तो प्यूरीन्स में 6 + 5 मेंबर्ड रिंग्स होती है, ठीक है।
पिरिमिडीन में अगर आप देखोगे इधर तो सिर्फ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग है इसके अंदर में। तो इसमें क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है पिरिमिडीन के अंदर में। पिरिमिडीन कौन कौन से, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन, एंड प्यूरीन कौन से हैं, एडेनिन एंड गुएनिन। तो दोनों में अंतर क्या है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स में, प्यूरीन्स में होती है 6+5 मेंबर्ड रिंग एंड पिरिमिडीन्स में होती है सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है, इसमें से जो यूरासिल होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो ये हमारे पास में डिफरेंस है प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स के अंदर में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब वापस अपने ऊपर वाले लेक्चर के ऊपर में आ जाते हैं जहां पे हम देख रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अपन ने देख लिया एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया एंड फॉस्फेट ग्रुप हो गया हमारे पास में। अब अगली लाइन देखते हैं क्या बोल रहा है, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। जो मैंने आपको बताया कि साइटोसिन डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी प्रेजेंट है। थाइमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है, आरएनए में थाइमीन को रिप्लेस कर देता है यूरासिल। ठीक है, तो यूरासिल किस में प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर में प्रेजेंट होगा। अब अपने पास में अगला सवाल क्या आया, एक नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड होता है टू OH ऑफ 1' कार्बन पेंटोज शुगर। किससे अटैच होता है, यहाँ पे बोल रहा है आपको जो नाइट्रोजिनस बेस है ये आपका जो 1 नंबर का कार्बन होगा, 1 नंबर के कार्बन के OH ग्रुप से अटैच होता है। और कौन से बॉन्ड से अटैच होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे आप नॉमेनक्लेचर करोगे ना, देखो इधर इनके अंदर में, तो ये आपका होगा 1 नंबर का कार्बन, ये होगा 2 नंबर का कार्बन, 3 नंबर का कार्बन, 4 एंड दिस विल बी 5th नंबर कार्बन। तो ये 1 नंबर से अटैच्ड है और कौन से लिंकेज से अटैच्ड है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, देखो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्या होगा, हमारा जो नाइट्रोजिनस बेस है वो अटैच होता है किससे, पेंटोज शुगर से। ये शुगर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन शुगर है। इसके जो नंबर 1 के कार्बन होगा इससे अटैच होगा हमारा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ये वाला सवाल आया है 2010 में, 2015 के अंदर में आपके सीबीएसई के अंदर में सवाल आ चुका है। जब ये अटैच हो जाएगा आपको नाइट्रोजिनस बेस, अगर ये पेंटोज शुगर आरएनए होती है तो क्या बना लेगा, वो एडिनोसिन बना लेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, है ना। क्या बताया था मैंने, देखो जब नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर से अटैच होता है तो क्या बनता है, रिजल्ट आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। इतने से स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो अगर एडिनिन अटैच होता आरएनए की जो शुगर है राइबो शुगर से, तो क्या बनता है, एडिनोसिन। अगर आपका जो एडिनिन होता अटैच डीऑक्सी राइबो शुगर से, तो क्या बन जाता, डीऑक्सी एडिनोसिन। सिमिलरली अगर गुएनिन ग्रुप अटैच होता राइबो शुगर से, यहाँ पे राइबो शुगर अगर होती तो क्या बन जाता, यूनोसिन बन जाता। अगर यही डीऑक्सी राइबो शुगर होती तो क्या बन जाता, डीऑक्सीगुएनोसिन। ठीक है, तो आरएनए एंड डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, याद रखना है। अब जब साइटोसिन अटैच हो रहा है राइबो शुगर से तो क्या बनेगा, साइटिडीन, है ना। जब अपन बात कर रहे हैं पिरिमिडीन की तो आप इडीन लगा दे रहे हो, साइटिडीन। अगर यहाँ पे डीऑक्सी राइबो शुगर होती तो क्या बनता, डीऑक्सी साइटिडीन बन जाता। ठीक है, अब अपने पास में थाइमीन और यूरासिल अलग अलग है। डीएनए के केस में क्या होता, जब थाइमीन, यहाँ पे बताओ ये कौन सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का है या आरएनए का, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट है। तो अगर थाइमीन प्रेजेंट है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में तो ये किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब तुम सोचने लग जाओ वहां पे, यार ये क्या सवाल पूछ लिया है, इतना टफ सवाल है, मैं कैसे बताऊं डीएनए आरएनए है। बच्चों आप बता सकते हो क्योंकि थाइमीन प्रेजेंट है तो ये किसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डीएनए बनाएगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे यूरासिल होता तो आप बता देते कि ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब जब थाइमीन अटैच होगा डीऑक्सी राइबो शुगर से तो इट विल फॉर्म डीऑक्सी थाइमिडीन।
और जब आपका यूरासिल अटैच होगा, यूरासिल किससे अटैच होगा, राइबो शुगर के साथ में, सो इट वुड गिव राइज टू यूरिडीन। ठीक है, तो ये एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझते चलते जानिए। तो कितने सवाल आए हैं, इतने से पैराग्राफ में से कितने सारे सवाल बन चुके हैं अभी तक। अब जब एक फॉस्फेट ग्रुप देखो डायग्राम से समझो कहाँ लिंक्ड है, फिफ्थ कार्बन से लिंक्ड है ना। तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है टू OH ऑफ 5 प्राइम कार्बन। ये जो ऊपर डॉट लगता है ना बेटा, इसको प्राइम बोलते हैं। तो जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है उसके OH ग्रुप से जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, कौन सा लिंकेज है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है अपने पास में। ठीक है, तो याद रखना है, सब कुछ डायग्राम में मार्क कर लो, तो आपको कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो एक सिंगल डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है, नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट नंबर के कार्बन से अटैच्ड है बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ नंबर के कार्बन से अटैच्ड है बाय फॉस्फोईस्टर लिंकेज। अब ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 3। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास में, जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन है बाय द बॉन्ड व्हिच इज नोन एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, और किस डायरेक्शन में है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हुए, उन्होंने क्या बना लिया, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये भी सवाल आया है 2016 और 2023 के अंदर में। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन वाया विच बॉन्ड, किस बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज से ज्वाइन होते हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, बहुत आसान है, आसानी से आप बना सकते हो कि किस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर आपने ये शुगर बनाई, ये हमारी शुगर है। ठीक है, इस शुगर में हमारा ये नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2 कार्बन है, नंबर 3 कार्बन है, नंबर 4, एंड यहाँ पे हमारा आ गया फिफ्थ नंबर का कार्बन, है ना। अब जब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में सिर्फ इधर OH ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास में, तो ये कौन सी शुगर हो गई, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई। अगर इसमें क्या होता हमारे पास में, सेकेंड वाला जो प्लेस होता, सेकेंड वाला कार्बन होता, इधर भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता हमारे पास में, तो हम इसको कहते हैं राइबोस शुगर। समझ आया, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या अंतर है। जब हमारे पास में सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसको कहते हैं राइबोस शुगर। जब सिर्फ और सिर्फ 3 वाले कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये दोनों में हमारे पास में डिफरेंस होता है। तो आपने शुगर बनाई, अब शुगर के साथ में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है आपके पास में, ये इसके साथ में एक नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर का कार्बन होगा इसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो, तो आपका बन गया एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे, सो दे विल गिव राइज टू डाई न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। एक जो पॉलीमर फॉर्म होता है, इसका 5 प्राइम एंड फ्री होता है एंड 3 प्राइम OH एंड फ्री होता है अपने पास में। ठीक है, तो क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड पे, जिसको हम क्या कहेंगे, 5 प्राइम एंड कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, एंड फ्री OH ग्रुप होता है 3 प्राइम कार्बन के ऊपर में, इसको हम कहेंगे 3 प्राइम एंड ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या है, ये आप देखोगे तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड के ऊपर में फॉस्फेट ग्रुप फ्री प्रेजेंट है, तो इसको हमने कहा 5 प्राइम एंड। यहाँ पे जो थर्ड नंबर का कार्बन था, इस पे OH ग्रुप फ्री है, जिसको हमने कहा 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो ये 5 प्राइम एंड हुआ, ये 3 प्राइम एंड हुआ हमारे पास में। अब बैकबोन जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो किससे बनी हुई होती है, शुगर एंड फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो याद रखना है, बैकबोन किसकी बनी हुई है, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर कौन सी थी, या तो राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई होती है बैकबोन। नाइट्रोजिनस बेसिस इस बैकबोन के अंदर में एक दूसरे से प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, और क्या होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये बैकबोन है, ये पूरा बैकबोन है, और इससे प्रोजेक्ट क्या हो रहे हैं, ये नाइट्रोजिनस बेसिस देख रहे हो, तो ये बाहर की साइड में प्रोजेक्ट होके आ रहे हैं आपके पास में। तो बैकबोन किसकी बनी हुई है, शुगर एंड फॉस्फेट की बनी हुई है, उससे प्रोजेक्ट क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या हुआ कि अगर मैंने इसको मान लिया, ये क्या है हमारे पास में, शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन है, तो इससे नाइट्रोजिनस बेसिस ऐसे ऐसे जगह से प्रोजेक्ट होंगे हमारे पास में।
अब अपने पास में आता है इन आरएनए every nucleotide has an additional OH group present at the 2 प्राइम। जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, आरएनए में क्या होता है, जो राइबो शुगर होती है उसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि उसको क्या बनाएगा, रिएक्टिव बनाएगा, क्योंकि OH के साथ में कोई भी रिएक्ट करके अटैच हो जाएगा, तो इसी वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऑल्सो आरएनए के अंदर में यूरासिल प्रेजेंट होता है थाइमिन की प्लेस पे। यूरासिल की प्रेजेंस भी आरएनए को क्या बनाती है, ज्यादा रिएक्टिव बनाती है, ठीक है, स्टेबल नहीं रखती है उसको। यूरासिल का एक को नाम आप क्या कह सकते हो, 5 मिथाइल यूरासिल, अनादर केमिकल नेम है थाइमीन के लिए, तो थाइमीन को आप क्या कह सकते हो, 5 मिथाइल यूरासिल भी कह सकते हो। अब डीएनए कैसा है, एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है, और पहले किसने आइडेंटिफाई करा था, फ्रेडरिक माइशर करके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1869 में बताया था कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, और उन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लिन, ठीक है, न्यूक्लिन इसको नाम दिया गया। बट तब तक डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह कुछ पता नहीं चला था आपको। 1953 के अंदर में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, दो पहले के साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का इनका कुछ डेटा था, उसको वॉटसन एंड क्रिक ने एनालाइज करा बैठ के, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर को एनालाइज करा, और उसके बेसिस पे इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, जो फेमस है अपना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का एक हॉलमार्क क्या था कि इन्होंने बेस पेयरिंग बताई, इन्होंने बोला कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे रन कर रही है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या सेकंड, दोनों के बीच में इन्होंने कहा कि कुछ बेसिस जो है वो क्या कर रहे हैं, पेयर हो रहा है, बेसिस ऐसे पेयर कर रहे हैं, दोनों को अटैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बेस पेयरिंग हो रही है इनके बीच में, ठीक है, इस तरीके से। तो बेस पेयरिंग इनका क्या था, हॉलमार्क था। हाउएवर ये प्रोपोजिशन भी इन्होंने किसके बेसिस पे दिया था, मतलब देखो इन्होंने क्या करा, मॉरिस विल्किन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया, उसके बेसिस पे डीएनए का हेलिकल मॉडल बताया। एरविन शारगाफ का भी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था, एरविन शारगाफ ने क्या बताया था, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो कांस्टेंट होता है एंड इक्वल होता है 1 के। इस बेसिस पे इन्होंने बेस पेयरिंग भी बता दी, मतलब इन्होंने दो अलग अलग साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को लेके डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है, जो शरगाफ रूल है ये इंपॉर्टेंट आता है। शरगाफ रूल आपको याद रखना है। शरगाफ रूल कहता है फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। किस किसका रेशियो, रेशियो ऑफ प्यूरिन्स टू दैट ऑफ pyrimidines इज इक्वल टू 1। तो याद रखना है प्यूरिन बाय pyrimidine का रेशियो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, फॉर डबल स्ट्रैंडेड की बात हो रही, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, ठीक है। तो डबल हेलिकल मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था, मॉरिस एंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के ऊपर पहला, दूसरा शरगाफ रूल के ऊपर। तो ये दो साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर में डबल हेलिकल मॉडल क्या था, बेस हुआ था। अब बेस पेयरिंग क्या कहता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। बच्चों बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रन कर रही है, तो ये कहता है हमारे पास में कि जो एक का जो हमारे पास में एडेनिन है, प्यूरिन है, एक प्यूरिन बॉन्ड होगा pyrimidine के साथ में, एडेनिन का बॉन्ड बनता है थाइमीन के साथ में, और ग्वानिन का बॉन्ड बनता है साइटोसिन के साथ में। मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में रन करती है, इनके जो बेसिस होते हैं, एक जो आपके पास में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसका प्यूरिन दूसरे के pyrimidine के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, इसको आप कहते हो बेस की पेयरिंग होना अपने पास में। तो अब ये जो बेस पेयरिंग है यूनिक प्रॉपर्टी कन्फर करता है हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। तो अगर मुझे एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है ना, तो मैं सामने वाले का अपने आप बता सकती हूँ। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे एडेनिन है, तो मुझे पता है कि इधर क्या होगा, उसके ऑपोजिट में थाइमीन होगा। मुझे पता है कि अगर इधर ग्वानिन है, तो मुझे पता होगा कि इधर क्या होगा, उसके ऑपोजिट में साइटोसिन ही होगा, ठीक है। और अगर इधर थाइमीन है, तो इधर क्या होगा, अपने पास में एडेनिन होगा।
तो अगर आपको सिर्फ एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो आप सामने वाले का कॉम्प्लीमेंट्रिटी के रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हो, इतना आसान है बताना, ठीक है। अगर हमारे पास में क्या है, ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, पेरेंटल डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अगर पेरेंट के अंदर में क्या है, दो स्ट्रैंड है, उसमें से अगर एक स्ट्रैंड क्या करता है, टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हो, दस प्रोड्यूस, तो जो डबल डॉटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो पेरेंटल मॉलिक्यूल के आइडेंटिकल होते हैं हमारे पास में। इसकी वजह से जेनेटिक इम्प्लीकेशन थे वो क्या हो गए, बहुत क्लियर हो गए। इस पे आपका सवाल आया था 2019 के अंदर में कि जो बेस पेयरिंग होता है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेस पेयरिंग का पहला सिग्निफिकेंस तो ये हो गया कि अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे का सीक्वेंस बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या हुआ कि अगर हर डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, दैट मींस अगर ये पहला स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड सेपरेट हुए, हर स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनेगा, तो जो दोनों स्ट्रैंड बनेंगे वो कैसे होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, मतलब दोनों डॉटर स्ट्रैंड जो होंगे डीएनए क्या होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। तो ये भी किसकी वजह से है, हमारे पास में बेस पेयरिंग की वजह से ये फिनोमेना होता है आपके पास में कि जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, हमारे पास में आइडेंटिकल डॉटर डीएनए बनाते हैं। अब अपने पास में क्या आते हैं, सीरियल फीचर्स क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला मैंने आपको बताया बैकबोन किसकी बनी हुई थी, शुगर एंड फोस्फेट की बनी हुई थी। इसमें आपका नीट 2022 में सवाल आया था कि जो बैकबोन होती है डीएनए की किसकी बनी हुई है, तो शुगर एंड फोस्फेट की बनी हुई होती है। सेकेंड क्वेश्चन आया कि दोनों चेन्स की पोलैरिटी कैसी है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इस पे सवाल आया 2015 के अंदर में। मतलब अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रहा है, मतलब इधर इसका 5 प्राइम फॉस्फेट है, तो इस वाले स्ट्रैंड का यहाँ पे 3 प्राइम OH प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे इसका क्या है 3 प्राइम OH प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका 5 प्राइम फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। तो दो चेन्स क्या होती है, एंटी पैरेलली ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है एक दूसरे के। थर्ड फीचर हमारे पास में आता है कि जो बेसिस है दोनों स्ट्रैंड में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। एडेनिन क्या करता है, थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। एज अ रिजल्ट प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के ऑपोजिट में आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहता है दोनों के बीच में थ्रू आउट द हीलिक्स। क्योंकि हमने देखा था प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा था, 6+5 मेंबर्ड रिंग था। पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा था हमारे पास में, 6 मेंबर था या 5 मेंबर था, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। पिरामिडीन का स्ट्रक्चर कैसा था, 6 मेंबर था हमारे पास में, है ना। तो दोनों क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। ये आया हमारे पास में थर्ड पॉइंट, जिसमें से आपके पास में कहाँ सवाल आया, 2019 में आया नीट में कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 2020 में आया कि एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड्स है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड्स है, तो याद रखना है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे भी देखो कितने सवाल आए हैं, मतलब जो सेलेंट फीचर था उसमें से हर एक पॉइंट में से आपके सवाल बनते हैं। दोनों चेन्स राइट हैंडेड फैशन के अंदर में कॉइल थी। हम वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड भी होता है, बट हम यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल है। पिच कितना है, 3.4 नैनोमीटर है। ऑंगस्ट्रॉम में पूछ लेते हैं आपको कई बार, तो याद रखना है 3.4 नैनोमीटर या 34 ऑंगस्ट्रॉम क्या है, पिच है हमारे पास में। ये सवाल आया 2014 AIPMT के अंदर में, तब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था बच्चों, है ना, जैसे आजकल नीट होता है। तो उसमें आपसे पूछा था पिच और ऑप्शन दिया था 34 ऑंगस्ट्रॉम, तो याद रखना है। अब रफली कितना डिस्टेंस होता है बेस पेयर्स के बीच में, हमारे पास में डिस्टेंस होता है रफली कितने हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं इस हमारे पास में लेंथ के अंदर में। सो देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। हर टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या बोला है यहाँ पे अपने को बोला है कि जो पिच होगा वो कितना है हमारे पास में, 34 एंगस्ट्रॉम होगा। 34 एंगस्ट्रॉम विल बी पिच, ठीक है। और कैसा है, राइट हेलिकल टर्न है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है राइट हेलिकल टर्न है हमारे पास में। एक टर्न में हमारे पास में 1 2 3 4 इस तरीके से कितने बेस पेयर आ गए, 10 बेस पेयर आएंगे हमारे पास में।
जो दो बेस पेयर होंगे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम है। अब इस पे आपका 2020 नीट में पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर कितना है, तो 0.34 नैनोमीटर भी याद रखना है एंड 3.4 एंगस्ट्रॉम भी याद रखना है आपको। एक और सवाल आया जो हम सॉल्व करके देखते हैं। आपसे सवाल पूछा, एक डीएनए मॉलिक्यूल है 68 एंगस्ट्रॉम का, उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, मतलब डीएनए की टोटल लेंथ दे दी 68 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। 34 एंगस्ट्रॉम कितना था, पिच था अपने पास में, है ना। अब आपको बोला है डीएनए की टोटल लेंथ 68 एंगस्ट्रॉम है, अब उसमें कितने बेस पेयर्स आते हैं। तो अब अपन फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ बेस पेयर किसके इक्वल होंगे, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, ठीक है। डीएनए के टोटल लेंथ पे आप निकाल सकते हो ना, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर मेरे पास में, देखो मैं बताती हूँ, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर मेरे पास में कितना था, ये और ये ए एंड बी, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मेरे पास में कितना है, 0.34 नैनोमीटर है, ठीक है। चलो ऊपर वाले के इसके अंदर एंगस्ट्रॉम दिया है ना, या फिर इसको हम देख लेते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम गिवन है दो बेस पेयर के बीच में। सपोज करो अगर मैं बोलती कि टोटल कितने हैं, 10 बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। तो टोटल लेंथ इस केस में क्या होती, टोटल लेंथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर है हमारे पास में, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.4 है इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो कितना आ जाता, 34 एंगस्ट्रॉम आपका लेंथ आ जाता, ठीक है, अगर डीएनए का टोटल लेंथ निकालना होता। अब हमारे पास में जो सवाल था वहां पे डीएनए की लेंथ गिवन थी, ठीक है, बेस पेयर्स निकालने थे, डिस्टेंस आपको पता ही है, तो चलो निकाल लो। कैसे निकालोगे आप लोग इसको, लेट्स पुट वैल्यूज। तो क्या होगा हमारे पास में, नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल्स टू टोटल लेंथ इज 68 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर कितना है, मैंने बताया ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एंगस्ट्रॉम में है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है, डिवाइडेड बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम, पॉइंट हटाया, 10 ऊपर गया, कितना आ गया हमारे पास में, 20। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हो गए हमारे पास में, 20 बेस पेयर्स आ गए। तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालने हैं तो टोटल लेंथ को डिस्टेंस बिटवीन दो से डिवाइड कर दो। अगर आपको क्या निकालना है, आपको टोटल लेंथ निकालनी है तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो दो के बीच के डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब तुम वहां सोचो कि हमें तो डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, तो डिस्टेंस बच्चों तुम्हें याद रखना है कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। सो दिस यू विल हैव टू मेमोराइज। अब अपने पास में आता है डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। पहले हमने सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखा था, अब यह डबल स्ट्रैंडेड पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या थी, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी जो हमने देखा था। इसके अंदर में क्या था हमारे पास में, किसका है ये स्ट्रक्चर बताओ, डीएनए का, क्योंकि थाइमिन प्रेजेंट है यहाँ पे, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब आपके पास में ये क्या है, पेंटोज शुगर है, ये हमारे पास में आ गया हमारा नाइट्रोजिनस बेस, ये आ गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। इसके अंदर में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर के बीच में बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप एंड 5th नंबर के कार्बन के बीच में कौन सा लिंकेज है, फॉस्फोइस्टर लिंकेज है, जो हम पहले देख चुके हैं। अब हमारे पास में जो एक न्यूक्लियोटाइड है एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, दो के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, ठीक है। ये भी हमने देखा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का लिंकेज कौन सा है। अब ये हमारी क्या है, पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये हमारी सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है आप देख रहे हो, तो एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में आपको दो डॉट्स दिखा रहे हैं, क्या है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक चेन को दूसरी चेन से क्या कर रहा है, लिंक करके रख रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो तो प्यूरिन जो है किसके ऑपोजिट में आ रहा है, पिरिमिडीन के। यहाँ पे अपने पास में अगर पिरिमिडीन है तो यहाँ पे प्यूरिन आ गया, ठीक है। तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के ऑपोजिट में आएगा। अगर मैं क्या करती बच्चों, अगर मैं ये पूरा छुपा दूं नीचे वाला, है ना,
तो क्या करोगे, आप बता सकते हो सीक्वेंस, मैंने इधर दिया ATGC, तो आप नीचे का सीक्वेंस बता सकते हो। एडेनिन के ऑपोजिट आएगा थाइमिन, थाइमिन के ऑपोजिट आएगा एडेनिन, ग्वानिन के ऑपोजिट आएगा साइटोसिन। तो अगर आपको एक स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस पता है तो आप अगले वाले का बता सकते हो कि सीक्वेंस क्या होगा। अब इधर एक चीज नोट करना कि यहाँ पे 5th नंबर वाला कार्बन है, इसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो इसको मैं कहूंगी 5 प्राइम एंड। यहाँ पे 3rd कार्बन 1 2 एंड 3 नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है, तो इसको मैंने कहा 3 प्राइम एंड। ठीक है, नीचे वाली चेन में देखो, यहाँ पे 3rd नंबर का कार्बन था, ये था 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3rd कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है, तो इसको मैंने कहा 3 प्राइम एंड। इधर अगर आप देखते हो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5th नंबर का कार्बन है, इधर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो इसको मैंने कहा 5 प्राइम एंड। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 प्राइम एंड दूसरे के 3 प्राइम एंड के ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है, इसका 3 प्राइम एंड ऑपोजिट वाले के 5 प्राइम एंड को फेस करेगा, तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। अगर एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रही है तो दूसरी चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम रन करेगी, जिसको हमने कहा एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास में याद रखने हैं। कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, लेबलिंग के लिए आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर कौन सा है, फॉस्फोडाइस्टर, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉस्फोएस्टर किसके बीच में है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर में ही फॉस्फेट ग्रुप एंड कार्बन के बीच में है। फॉस्फोडाइस्टर दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के बीच में है, तो फॉस्फोएस्टर अलग है, फॉस्फोडाइस्टर अलग है, याद रखना है। और क्या याद रखना है, हमारे पास में पिच कितना था, 34 एंगस्ट्रॉम था। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर्स आते हैं, तो ये सब याद रखना है। एक बेस पेयर का जो प्लेन होता है वो दूसरे के ऊपर में स्टैक करता है, यहाँ देखोगे तो एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, तीसरे के ऊपर, ऐसे स्टैकिंग है, एक के ऊपर एक है, जैसे सीढ़ियां होती है ना घर में, वैसे स्टैकिंग है यहाँ पे भी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा एक और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कन्फर करता है। पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, फिर अगर एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, तो ये भी क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कन्फर करता है हमारे स्ट्रक्चर को। देख रहे हो एडेनिन किसके साथ में बॉन्ड होगा, थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन विल पेयर विद साइटोसिन। ठीक है, अब आपको बोल रहा है यहाँ पे सवाल में, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन एंड pyrimidine के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्यूरिन कैसा था, 6+5 मेंबर्ड रिंग था, pyrimidine सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग थे हमारे पास में, तो आप स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हो। कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। क्या आप बता सकते हो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट क्यों रहता है, तो इसका आंसर कहाँ आएगा हमारे पास में, पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या था हमारे पास में, कि एक प्यूरिन हमेशा pyrimidine के ऑपोजिट आता है, ये अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस जनरेट करता है। ठीक है, जो बेस पेयरिंग है हमारे पास में, ये जो है हमारे पास में, ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्या करता है, कन्फर करता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एडेनिन का थाइमिन के साथ में 2, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ में 3, और प्यूरिन का हमेशा pyrimidine के ऑपोजिट में आना उसको क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। तो ये वाला पॉइंट आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्यों होता है। नाउ हमारे पास में आता है, फ्रांसिस एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया, इसके बाद में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिस पे आप चाहे मास्टर्स कर लो, मेडिकल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, इसी पे सब कुछ बेस्ड है हमारा। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है कि डीएनए से डीएनए बनता है बाय द प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनता है बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉगमा है, इसी के अराउंड हमारी बॉडी में सारी रिएक्शंस वगैरह होती हैं। डीएनए में तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो डीएनए मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डीएनए से नया डीएनए बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है जो मैसेंजर की तरह काम करेगा, उस एमआरएनए से आपकी बॉडी के अंदर में प्रोटीन्स बन रहे हैं। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी याद रखना है, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था आपको, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स।
अब हमारे पास में क्या आता है, डिस्टेंस दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स का कितना है, मैंने बताया 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जो लेंथ होगी डीएनए का डबल हेलिक्स का, वो अगर आप निकालते हो तो कितनी आ जाएगी, 2.2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हेप्लॉइड कंटेंट कितना है, 3.3 10⁻9 है, तो डिप्लॉइड कंटेंट कितना हो गया, 6.6 10⁻9 बेस पेयर हो गया। ठीक है, अब इस डिप्लॉयड कंटेंट जो था मेरे पास में, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जितना डिस्टेंस है बेस पेयर के बीच में, तो जो हमारा डीएनए का अमाउंट था, हमारा जितने बेस पेयर लेंथ था, उस लेंथ को मैंने दो के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में टोटल कितना आ गया, 2.2 मीटर आ गया। तो हमारे डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर है और न्यूक्लियस कितनी है, 10⁻⁻6 मीटर है। तो इतने लंबे चौड़े डीएनए को मैं इतने से न्यूक्लियस के अंदर में कैसे फिट करूंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं डीएनए की। ठीक है, अब पैकेजिंग अलग अलग होती है, प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से, यूकैरियोट्स में अलग तरीके से। ये सवाल आया था आपका 2024 के अंदर में, सीबीएसई के अंदर में, कि डीएनए की लेंथ कितनी है, तो कितनी है, 2.2 मीटर है। ठीक है, याद रखनी है, 2024 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स के अंदर में जैसे ई कोलाई हो गए, इनके अंदर में कोई डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, तो अभी जो डीएनए है कहाँ प्रेजेंट होगा, तो डीएनए कैसा होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वहां पे भी कुछ प्रोटीन्स की मदद से, जिनके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, डीएनए एक क्या होगा, एक रीजन के अंदर में कंफाइंड होगा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के अंदर में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक कैसे प्रिमिटिव है, हमारे पास में न्यूक्लियस नहीं है, तो उनके अंदर में डीएनए कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ में एक रीजन के अंदर में कन्फाइन है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। यहाँ पे डीएनए लार्ज लार्ज लूप्स के अंदर में हेल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, क्योंकि डीएनए नेगेटिव है, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। ये तो है प्रोकैरियोट्स की बात। अब यूकैरियोट के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, बट न्यूक्लियस का साइज तो 10⁻⁻6 कितना बताया मैंने आपको, मीटर बताया, और डीएनए का साइज 2.2 मीटर है। तो आप कैसे फिट करोगे इसको, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो हिस्टोन्स होते हैं, जिसके अंदर में बेसिकली हम बात करेंगे लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो इनको पॉजिटिवली चार्ज प्रोवाइड करेंगे। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं। कमेंट में आप बताओगे कि नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन से होते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स कौन से हैं अपने पास में, तो इनके आप नाम बताओगे। हिंट दे रही हूँ, 2 अमीनो एसिड्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो जो लाइसिन एंड आर्जिनिन होते हैं, वो इसकी साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं, जो इनको पॉजिटिवली चार्ज प्रोवाइड करेगी। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या करेगा, इनके अराउंड लूप करता है। ये जो हिस्टोन्स होते हैं, ये हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्म में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होंगे। यहाँ पे देखो आप, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। तो हिस्टोन ऑक्टामर में क्या है, हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 मॉलिक्यूल H3 के, 2 मॉलिक्यूल H4 के, 2 मॉलिक्यूल H2B के, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, इसलिए हमने कहा हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना बच्चों, ये है आपका डीएनए। तो इसके अराउंड में क्या होता है, रोल होता है। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली हिस्टोन ऑक्टामर गिवन है। इसके अंदर में क्या होंगे, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड आपका डीएनए क्या होता है, रैप होता है। एंड ये जो H1 हिस्टोन होता है हमारे पास में, एक लिंकर की तरह काम करता है। तो इस तरीके से ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको बनता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम कहा। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ज्वाइन होते हैं एंड हमें क्या मिलेगा, क्रोमैटिन मिलता है, बीट ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर मिलता है आपको। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होता है एंड न्यूक्लियोसोम बना लेता है। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है डीएनए हेलिक्स का। ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये क्रोमैटिन की रिपीटेटिव यूनिट बनाती है। क्रोमैटिन किससे बनेगा, जो न्यूक्लियोसोम रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि डीएनए तो बहुत लंबा है ना, सबके अराउंड रैप होगा ये डीएनए, और क्या बन जाएगा अपने पास में, क्रोमैटिन आ जाता है। क्रोमैटिन कलर्ड बॉडीड होती है, जब इसको स्टेन करेंगे तो न्यूक्लियस में हमको कुछ कलर्ड स्ट्रक्चर नजर आता है। ये न्यूक्लियोसोम जो होते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं। 2017 में आपका सवाल पूछा था आपका,
एक तो क्या आया था, हिस्टोन्स के ऊपर आया था आपको। हिस्टोन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन है ना, एसिडिक नहीं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। दूसरा बी नॉन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को किसको कहते हैं, हम न्यूक्लियोसोम को कहते हैं। तो ये भी आया था अपने पास में सवाल। अब हमारे पास में क्या है, जो बी नॉन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। ये फर्दर कॉइल होता है, कंडेंस्ड होता है मेटाफेज के अंदर में, एंड क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये जो डीएनए है ये रैप हो रहा है इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड, फिर इसका फर्दर और कॉइलिंग होगा एक दूसरे के ऊपर में, इस तरीके से कॉइलिंग होता जाएगा, एंड ये क्या बनाएगा हमारे पास में, क्रोमोसोम बना लेता है। क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, मेटाफेज के अंदर में विजिबल होते हैं। अब जो पैकेजिंग है क्रोमैटिन की हायर लेवल पे, उसको एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में, जिसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। उसकी फर्दर और कॉइलिंग होगी, इसके लिए एनएचसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में। इससे पहले यहाँ पे एक बार ये डायग्राम देखो आप लोग। तो ये क्या है हमारे पास में, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये सेकेंड हिस्टोन ऑक्टामर है। ये आपका डबल हेलिकल डीएनए इसके अराउंड रैप हो रहा है, ठीक है। बीच में क्या है आपका लिंकर डीएनए आ गया है ये। तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम है, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है, कितना है, 146 बेस पेयर है डीएनए का, ठीक है। 146 बेस पेयर आ गया यहाँ पे, याद रखना। यहाँ पे आपको 200 गिवन है, बट रियल रिटर्न में 146 बेस पेयर होगा यहाँ पे। बीच में आपका लिंकर डीएनए आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऑक्टामर में क्या है, H2A, 2 H2B होगा हमारे पास में, H3 होंगे एंड H4 होंगे। तो ये क्या है हमारे पास में, इस तरीके से बी नॉन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, जो बनाएगा क्रोमैटिन। फर्दर कंडेंस्ड होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में, क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब हमारे पास में जो क्रोमैटिन रीजन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, कुछ रीजन्स क्रोमैटिन के लूजली पैक्ड होते हैं एंड लाइटली स्टेन्ड होते हैं, जिनको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। जो लूजली पैक्ड होते हैं एंड लाइटली स्टेन्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। जो डेंसली पैक्ड होते हैं, डार्क स्टेन करते हैं, उनको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। इस पे आपका सवाल आया था 2016 नीट एग्जाम में, 2024 नीट एग्जाम में, कि यूक्रोमैटिन क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या है। तो क्रोमैटिन को वो रीजन जो लूजली पैक्ड होगा, लाइटली स्टेन होगा, उसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। जो डेंसली पैक्ड होगा, डार्कली स्टेन होगा, उसको हम कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, 2018 में पूछा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन कौन सा है, तो कौन सा है, यूक्रोमैटिन है, क्योंकि वो लूजली पैक्ड है। हेट्रोक्रोमैटिन बहुत टाइटली पैक्ड है। जो टाइटली पैक्ड है तो इतना एक्टिव नहीं है ना। कोई बंदा बहुत रिजर्व है ना, खुद के शेल में ही रहता है, तो वो किसी के आने पे क्या होगा, इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होगा, यहाँ एक्टिव रहता है, किसी के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है। जो लूजली पैक्ड है वो कोई भी आएगा, अरे कैसा है यार, हाँ सबका दोस्त बन जाएगा। तो इसलिए यूक्रोमैटिन कैसे होते हैं आपके पास में, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो हमने इस लेक्चर के अंदर में क्या क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं किसके बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के थे, डीएनए एंड आरएनए। आरएनए वायरसेस के अंदर में था। फिर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। अब हमने एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा कि वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। जबकि न्यूक्लियोसाइड किससे बना था, नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर से। देन हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, सिंगल चेन का स्ट्रक्चर देखा। हमने देखा कि वॉटसन एंड क्रिक ने किस तरीके से डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था मॉरिस एंड फ्रैंकलिन की एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पे एंड शर्गाफ रूल के बेसिस पे। शर्गाफ रूल के अकॉर्डिंग प्यूरीन एंड पिरिमिडीन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है 1 की। इस पे बहुत सवाल आए हैं आपके। देन हमने सीलेंट फीचर्स में से हर साल के नीट क्वेश्चंस देखे, 2022 के, 15 के, 19 के, 20 के, 14 के, 16 के, कि क्या क्या सवाल आए थे। हमने एक सीबीएसई का सवाल भी सॉल्व करके देखा कि डीएनए मॉलिक्यूल में 68 बेस पेयर, 68 मॉलिक्यूल का लेंथ है, तो कितने बेस पेयर उसमें प्रेजेंट है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ बेस पेयर किसके इक्वल है, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर। इस बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। फिर हमने देखा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होती है बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमने देखा कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी किस तरीके से होती है, एक चेन का 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड दूसरी के 3 प्राइम से 5 प्राइम के ऑपोजिट रन करता है।
देन हमने देखा कि प्यूरिन एंड पेरिमिडिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, सेंट्रल डॉगमा क्या है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। फिर हमने देखा कि डीएनए जिसका लेंथ इतना बड़ा है, इसको हम छोटी सी न्यूक्लियस में फिट कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, बिग ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास में। हमने देखा यूक्रोमैटन क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटन क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो लेक्चर्स को लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।